रेडी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव का जो सीरीज है वो आगे चल रहा है। उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है, वो मैं सब उसमें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी का जो है, आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो भी आप ही के लिए बना है, ठीक है। उसमें मैंने बोला था कमेंट कीजिए क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो कुछ विद्यार्थी का कमेंट भी आया है उसमें, ठीक है। तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज सेकेंड इसका जो सीरीज 2 आने वाला है उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर होने वाला है। इससे आपका दोनों काम हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारा सीरीज 2 आज देखते हैं, इसमें कौन सा सवाल आएगा और कौन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता से जो है 5 से 7 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया आज तक, मैं उसको इसमें कवर करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप फिर से देख लेते हैं तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना जो है किस तरीके से था उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये दोनों के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो जो दिशा है, उसमें ये दिशा के बारे में बात कर रहा है। पूर्व तथा पश्चिम दिशा में जो है 2 टीले मिले हैं। टीला मतलब बड़ा जो ऊंचा स्थान होगा वो मिला है। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग। नगर तो आपको पता ही होगा शहर, और दुर्ग मतलब क्या होता है, जो भी सेना को रखने का स्थान होता है, बड़ा बड़ा जो किला बना जाता है, घेर मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है जो क्षेत्र, उसी को दुर्ग बोला जाता है, ठीक है। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। शासक मतलब जो भी शासन करता है, जो भी उसका सेना है, वो सब दुर्ग में रहा करते थे। दुर्ग में पारिखा, ये सब जो है नाम है, ठीक है। पारिखा हो गया, प्रकार हो गया, द्वार, अट्टालक, उसके बाद जिसको बुर्ज टावर बोला जाता है, उसके बाद राजमार्ग, प्रासाद, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि वास्तु के सभी तत्व मिलते हैं। मतलब ये जो दुर्ग है उसमें हर एक फैसिलिटी उपलब्ध होता था। मतलब सेना को किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर में अगर जाएगा किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें भी आक्रमण हो सकता है, अटैक हो सकता है। तो वो सभी सुविधा जो है उसको दुर्ग में ही उपलब्ध करवाया जाता था, ताकि सेना को किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं मतलब निकलना पड़े, ठीक है। उसके बाद नगर में जो है दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। आप समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में भी ईंट का ही बना हुआ मकान था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि नगर में जो दुर्ग होता है ना, उसके बाहर जो निचला स्तर का जो भी चीज होगा उसमें मकान जो बनता था ईंट से बनाया हुआ मकान रहता था, ठीक है। जहां सामान्य लोग रहते थे, जो भी नॉर्मल लोग है, वो कहाँ रहेगा, दुर्ग के बाहर जो ईंटा का मकान है उसमें रहेगा। पका हुआ ईंट का भी यूज होता था शायद, ठीक है। और आपको पता होगा कालीबंगा में इसका अवशेष भी मिला है कि पका हुआ ईंट का अवशेष कहाँ पे मिला है, कालीबंगा में, ठीक है। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्रचारों मतलब सुरक्षा दीवारों से घिरा होता था। जो दुर्ग बना है ना वो बहुत ऊंचा होता कि दुश्मन जो उस पर हमला नहीं कर सके, थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था, ठीक। उसके बाद प्राचारों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में दीवार, जिसको गोपुरम, गोपुरम मतलब कोई भी जो, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में एंट्री करते हैं, किसी भी राज्य में प्रवेश करने से पहले आगे में एक बहुत बड़ा क्या मंदिर टाइप का बनाया होता है, ठीक है। उसी के होकर मतलब उसमें क्या करता है, उस राज्य में या उस शासक मतलब शासन करने वाला जो बड़ा सा किला है उसमें क्या किया जाता है, एंट्री गेट होता है, बड़ा सा मंदिर टाइप का बनाया होता है ना, मतलब आगे में, उसी को बोला जाता है दुर्ग, गोपुरम जिसको बोलते हैं, जो कि इसका चर्चा जो आपको विजयनगर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया जाता था। ये जो दुर्ग होता है ना, एक सुनिश्चित ढांचा, इसका पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता था, उसके बाद एक दुर्ग बनाया जाता था, जिसके हिसाब से जो है पहले इसका सब कुछ नक्शा तैयार होगा, किस हिसाब से कितना ऊंचा लेना है, कहाँ कौन सा चीज सेट करना, उसके बाद दुर्ग का जो ना नगर का जो है क्या होता था, निर्माण किया जाता था। इसमें नगर जो है अभी के नगर से बहुत अलग है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जो नगर बना हुआ था उसमें क्या था, सब कुछ के लिए अलग अलग, जैसे मान लीजिए अभी बताएगा ना दुर्ग के लिए इतना फैसिलिटी दुर्ग के अंदर ही होता था, ठीक है। इसमें जो है जो भी बाहर का लोग है, जो भी मतलब बाहर रहने वाले जो भी गांव है या मतलब किले मतलब बाहर में जो निवास करने वाले लोग हैं, उसमें दुर्ग का कोई भी चीज यूज नहीं करेगा, वो अपना यूज करेगा, और जो बाहर में जो अलग से लोग रहते थे वो अपना यूज करेगा, ठीक है। किला में रहने वाले, दुर्ग में रहने वाले लोग ही सिर्फ उसका यूज करते थे, ठीक है। तो नगर योजना इस तरीके से था। अगर ये सवाल आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में क्या विशेषता है, तो इस तरह से आपको बता देना उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सड़क व्यवस्था। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो एक खास विशेषता है, सड़क भी है, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह का सड़क होता था। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी
समतल एवं चौड़ी सड़क थी। समतल मतलब पूरा प्लेन होता था, ठीक है। उसके चौड़ा भी बहुत ज़्यादा होता था, अभी के मामले में बहुत ज़्यादा चौड़ा होता था, ठीक है। यहाँ की मुख्य सड़क देख लीजिए कितना, इसका भी दिया हुआ है, चौड़ा कितना है 9.15 मीटर चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया ये, ठीक है ना। अभी शायद 6 की 5 होता है, और उस समय जो था 9.15 मीटर चौड़ी सड़क होती है। अगर देख लीजिए यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ, अगर आप संख्या दे देते हैं आंसर में लिख के, तो उसको लगेगा कि विद्यार्थी बहुत अच्छा लेवल का तैयारी करके आया। तो इसकी ये सब पॉइंट जो नोट करने वाला होता है, ठीक है। अगर ये आप संख्या दे के रखते हैं कि इतना चौड़ा इतना लंबाई है, तो वो जानेगा कॉपी चेक करने वाला। अगर ये सब हाईलाइट हो गया आपको, ठीक है, जैसे इसका दे दिए, इसके नीचे में ऐसे हाईलाइट कर देंगे, इसका हाईलाइट कर देंगे, तो वो समझ रहा है कि विद्यार्थी बहुत ढंग से तैयारी करके आया, और आपका पूरा टोटल चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये विद्यार्थी ये इस पॉइंट को अगर याद रखता है तो बहुत अच्छा क्वालिटी का विद्यार्थी होगा, ठीक है। इसलिए मैं ये जो है पॉइंट दे रहा हूँ। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है पॉइंट अगर, तो डायरेक्ट ये सब भी लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना चौड़ा था, ये चौड़ाई हो गया आपका 1.9 क्या लिखा 9.15 मीटर, ठीक है। और जिसे पुराविद ने राजपथ भी कहा है। सोच लीजिए, राजा का पुराने जमाने में जो राजा जिस पथ से चलता था उसका अलग चौड़ाई लंबाई होता था, बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़ाई होता था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आम जनता के लिए भी पुराने जमाने में राजपथ का व्यवस्था था, बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब लंबा चौड़ा सड़क होता था, ताकि कभी भी कोई भी अगर यात्रा निकले तो किसी को भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता था, पुराविदों ने, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का जो भी आदमी आया था, उसका जब खुदाई किया, उसको क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया, राजपथ नाम दिया गया था। अन्य सड़कों की चौड़ाई जो भी, ये तो हो गया आपको मुख्य सड़क जो है, मेन सड़क जो हम लोग का मेन होता है, जैसे जोगबनी से फारबिसगंज जाना है, अररिया पूर्णिया जाना, ये मेन हो गया। उसके तो अलग जो गांव का सड़क होता था, यह देखिए कितना लंबाई चौड़ाई है। इसका चौड़ाई जो है 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक होता था, जबकि ये लंबाई चौड़ाई हम लोग का मेन रोड का रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लीजिए गली का रोड हो गया, इतना चौड़ा लंबाई है इसका, ठीक है। जाल पद्धति के आधार पर नगर योजना होने के कारण सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटता था, मतलब इस तरह का सड़क होता था। मान लीजिए इधर से सड़क गया, इधर से सड़क गया, समकोण हो गया ना, इस तरह से सड़क क्या होता था, एक दूसरे को समकोण पर काटता था। आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था एक दूसरे को किस पर काटता है, समकोण पर काटता था, ठीक है। जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ भी कुछ नगर होगा, यहाँ भी नगर होगा, यहाँ भी, तो अलग अलग ये सड़क जो गया है, तो ये एक सड़क क्या किया, 4 नगर बसा दी, मतलब चार अलग अलग भागों में इसको बांट दिया। तो ये जो सड़क बनता था ना, तो इस आधार से बना था कि नगर को भी अलग अलग भागों में, खंड में, टुकड़ा में बांट दिया करता था, ठीक। इस तरह से पुराना जमाने का शहर होता था, मतलब सड़क होता था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। जो पद्धति है ना 90 डिग्री पर जो काटता था सड़क, और उससे अलग अलग जो नगर मतलब अलग अलग भाग में, खंड में बढ़ जाता था, तो उसको एक नाम दिया गया था, ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया था। सड़क मिट्टी की बनी होती थी, और पहले का सड़क मिट्टी का ही होता था। मिट्टी भी बहुत अच्छा है, मतलब पूरा मजबूत सड़क, ऐसा नहीं कि मिट्टी का तो बहुत कमजोर होगा, बहुत ज़्यादा हैवी पूरा। अभी के ज़माने में जो हम लोग जो गिट्टी से, या भी जो क्या बोलते हैं उसको, गिट्टी हो गया, या जो भी चीज़ से बनाया जाता है ना, उस जमाने का मिट्टी का सड़क उससे ज़्यादा हैवी होता था, सोच सकते हैं। तो मिट्टी का सड़क बनता था, एवं इनकी सफाई समुचित, इसका सफाई का समुचित विकास, मतलब क्या था, एक तरह से योजना बना हुआ था। ये मतलब ये जो सड़क बना हुआ है, उसका बीच बीच में क्या होता था, बड़ा सा हॉल दिया होता था, कोई भी गंदगी साफ करने के लिए, मतलब नीचे में कचरा भी नहीं रहना चाहिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। गलियां में भी गलियां खुली तथा चौड़ी थी। गली जो था, जैसे हम लोग का गाँव का गली है, कितना मतलब सकड़ा होता है, मतलब बहुत ही सटा होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क व्यवस्था था, इस तरह से उसका गली था कि गली में भी जो है अगर 150 आदमी जा रहा है तो ज़्यादा उसको नहीं लगा कि भीड़ में जा रहे हैं। पूरा गली भी खुला होता था, चौड़ा होता था, ठीक है, पूरा खुला होता था। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। मतलब अगर मान लीजिए गांव में कचरा है, कूड़ा है, उसको क्या जगह जगह पर क्या कर दिया गया था, बड़ा बड़ा गड्ढा मतलब खोदा गया था, और उसमें जो भी कचरा होता था उसी में देख उसको क्या करता था, बंद किया जाता था। उसके बाद अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। कूड़ेदान देखिए, पुराने जमाने में भी कूड़ेदान था, और अभी हम लोग इतना पढ़ लिख के भी उससे भी अभी तक मतलब होता है ना कि पुराना जमाना को पढ़ के कुछ सीख ले, तो अभी तक हम लोग उससे सीख नहीं ले सके हैं कि कूड़ेदान भी पुराने जमाने में हुआ करता था, लेकिन अभी तक हम लोग उसका यूज नहीं कर पाए। कहीं कहीं होता बड़ा बड़ा शहर में। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे के बने होने के साक्ष्य मिले। मतलब मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है ना, ये सड़क जा रहा है, इसके दोनों तरफ जो है चबूतरा हुआ करता था। चबूतरा मतलब बैठने का जगह। यहाँ पर शाम के टाइम में जो लोग कुछ दुकान भी लगा दिया करते थे, ठीक है। मान लीजिए सड़क पर आदमी जा रहा है, दोनों साइड क्या चबूतरा पे दुकान लगा हुआ, तो बैठ के अपना दुकान भी हो जाएगा इधर, सड़क से आदमी जो जा रहा है उसका भी काम हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ क्या था, चबूतरे बने होते थे। साक्ष्य मिला इसका। संभवतः इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं को बिक्री
वस्तुओं की बिक्री करते होंगे। हमलावरों से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर खाइयां होती थी। अभी बताया ना कि सड़क मतलब दोनों तरफ क्या होता था, चबूतरा होता था, उस पर लोग बैठ के दुकान लगाते थे, जो भी अपना सामान लेना है बेचना है वहाँ पर बेचते थे। और हमलावर से बचने के लिए मतलब आक्रमण या चोरी डकैती बराबर आपको इस सब से बचने के लिए क्या किया जाता था, एक बड़ा सा खाई होता था, गाँव के चारों ओर खाई होता था, ठीक है, कि चोर घुस तो जाए लेकिन निकलने में फिर ऐसा सिस्टम होगा, निकलने में दिक्कत होता। और इस हिसाब से मतलब ये जो खाई होता था कि मान लीजिए कि जो गांव का आदमी उसी को पता होगा कि निकलने का रास्ता क्या है, आने का तो रास्ता आ ही जाएगा लेकिन निकलने का रास्ता सिर्फ उसी को, जिस रास्ता से आना उस रास्ता से निकलना नहीं, इस तरह से खाई बनाया जाता था। सिर्फ गांव के लोग को पता होता था ये जो कैसे बाहर निकला जाए। ये भी हो गया इंपॉर्टेंट हमारा। उसके देखता है जल निकासी प्रणाली, जो आज जो हम लोग का योजना है, मतलब जो भी सरकार का योजना होता है तो पुराने जमाने को पढ़कर, ठीक है, पुरातत्व का जो भी नॉलेज रखकर आज जो हमारे गांव में जल निकासी प्रणाली को उसी आधार पर बनाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है। अभी भी देख सकते हैं कि हम लोग के गांव में जो जल निकासी प्रणाली है किस तरह से, मतलब अगर यहाँ पर रोड है, ठीक है, रोड का पानी यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर उसको निकलने वाला पानी यहाँ पर दिया है, बहुत ऊपर 5 हाथ मतलब ऊपर ही दिया है, कभी यहाँ पानी पहुँचेगा तो सोच सकते हैं। देखिए पुराना जमाने में किस तरह से, अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज आएगा हमको। मोहनजोदड़ो के नगर योजना की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। मतलब जल निकलने का जो एक व्यवस्था बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, बहुत यूनिक था, बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ के अधिकांश भवनों में, मतलब बड़ा बड़ा जो घर होता था, भवनों में निजी कुआं एवं स्नानागार होते थे। मतलब पर्सनल जो भी भवन था, जो भी बड़ा बड़ा भवन हुआ होगा ना, उसमें निजी मतलब क्या होगा, अपना जैसे मान लीजिए एक भवन है तो एक कुआं उसमें लगा, मतलब एक कुआं होगा, और एक स्नानागार मतलब क्या होता है, नहाने का जो व्यवस्था, जैसे अभी हम लोग बाथरूम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है भवन भी होता था। तो भवन के साथ साथ 2 चीज़ें अटैच होता था, कुआं भी था, जो भी सामान अपना नहाने के लिए हो पानी, या खाना बनाने के लिए जो पानी उसके लिए कुआं था, उसके क्या बोलते हैं स्नानगार का जो रूम होता अलग से एक रूम था, ठीक है। भवन के कमरों, रसोई घर एवं स्नानगार एवं शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नलियों से निकलकर गली की नलियों में आता था। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए भवन दिया हुआ, भवन का जो कमरा है, मान लीजिए 5 कमरा है, तो पांचों का पानी अलग अलग निकलेगा। फिर रसोई का एक कमरा, उसका पानी अलग निकलेगा। उसके बाद स्नानागार, शौचालय जिसमें बाथरूम ये सब किया जाता है, ठीक है, शौचालय जो सुबह का जो भी नित्य कार्य होता है, ये सभी का जो है पानी ना किसमें जाता था, भवन की छोटी छोटी नलियों से निकल कर एक मेन नली में जाता था। और फिर वो जो मेन नली है वो जो कई किसी नदी या तालाब में जोड़ दिया जाता, ताकि सब कचरा जो अलग, मान लीजिए इस सब का जो है पाइप एक ही में दे देंगे। मान लीजिए कचरा निकल रहा है यहाँ से, शौचालय से, यहाँ रसोई घर से कचरा निकल रहा भवन से, तो वो जाम हो जाएगा नाली। इसलिए क्या किया था, सब का अलग अलग जाएगा, ठीक है। उसका नाली का जो छोटी छोटी नलियों में से उसको क्या करेगा, निकाल के एक मेन, मतलब एक मेन क्या बोलते हैं, जो मतलब मेन नली में जोड़ेगा, जो कि कहाँ पर गिरे, नदी में गिरे या तालाब में जाके गिरे। क्या दिया है ना कि गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नलियों से जोड़ा जाता था। जैसे अभी मेन रोड हम लोग का, उसके दोनों तरफ क्या है, नाली है बड़ा सा। तो गांव का जितना भी अलग अलग, जैसे किसी का रसोई घर है, किसी का शौचालय है, किसी का भवन का जो कमरा है, किसी का स्नानागार है, मान लीजिए 5 तरह का रूम है, तो 5 तरह का पाइप हुआ गांव में। तो वो 5 तरह का पाइप को जो पहले छोटी नाली में जोड़ा, जो गाँव का छोटा छोटा सड़क है, ठीक है, जो गाँव में हम लोग का छोटा सड़क है दोनों तरफ, उसमें जोड़ा जाता था। और उस जो गांव में जो छोटा सड़क है उसका जो मेन है ना, वो जो सबसे मेरा मुख्य रोड होता था, जो मेन रोड होता था, उसके नाली में जाकर जोड़ा जाता था। तो किस हिसाब से कोई भी नली जो है नहीं, ऐसे में कचरा ज़्यादा बढ़ेगा, आज सब नली साफ रहेगा, आराम से कचरा निकलते जाएगा, और कभी भी जो है मतलब कोई भी तरह का क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नली में नहीं आने वाला है। और क्या दिया हुआ, मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नलियों के से जोड़ा जाता था, ठीक है। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नलियों को पत्थरे अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। अब बोलो ना, जो हम लोग का जो मेन रोड है उस पर जो नाली है बना हुआ, ठीक है, तो उसको क्या कहे, उसको भी बीच बीच में थोड़ा सा बड़ा बड़ा हॉल किया जाता था कि समय समय पर उसमें घुस के अंदर से कचरा साफ करे। मान ली कभी भी कुछ कचरा फंस जाए जिसके कारण से नाली का पानी जाम हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। उसमें क्या होता था, पत्थर से या शिलाओं से, मतलब बड़ा बड़ा जो ढक्कन होता है ना बना के, पत्थर वाला दे या शिला से, उसको क्या ढक दिया जाता है। और समय समय पर महीना 2 महीना पर या 15 दिन पर या 10 दिन पर उसको हटा देगा और उसमें घुस के उसका क्या करेगा, साफ सफाई कर देगा, ठीक है। क्या दिया, नलियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मुख्य, मतलब मेन होल होता था। सब जगह तो नाली दिया, नाली का छोटा छोटा हॉल होता ही था, एक बड़ा सा हॉल होता था जहाँ की वहाँ से अंदर जाके पूरा कचरा को वहाँ से कोई भी मशीन से, या मशीन तो नहीं था, वो आदमी जो एक बार जाए वहाँ से सब कचरा को क्या कर ले, उन नली से निकाल के साफ कर ले और नली को फिर से फ्री कर दे। नलियों की इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था
किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिला है। इसलिए नगर व्यवस्था, ये जल निकासी प्रणाली ना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार, कि हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली के बारे में जो है बताना है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और देख रहे हैं किस तरीके से बताया गया है। तो आपको अगर कहानी की तरह से जानना है तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो इसी तरह का वीडियो आते रहेगा ताकि आपको सिर्फ याद देखने से, और एक बार अगर वीडियो देख लें तो आपको कहानी की तरह याद करना, और एग्जाम में सेम टू सेम लाइन नहीं लिखना। कोई भी विद्यार्थी जब कोई भी कहानी को देखता है तो उसके बारे में अगर आप पूछते हैं तो वो सेम हूबहू लाइन नहीं बता सकता है। वो अपने मन से क्या करता है, उसके बाद कहानी को बताता है, उसमें कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। और विद्यार्थी का पहले सवाल के ऊपर में लिखा रहता है, बार बार बोल रहे हैं कि विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। इसलिए सिर्फ आपको देख लेना है, समझ लेना है, और जवाब अपने मन से ही लिखना है, ठीक है। नंबर उसी में आने वाला है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता में क्या है, स्नानागार, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है, ज्यादा बार नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया, फिर भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक मतलब क्या होता है, स्नानागार मतलब होता है कि जहां सभी जाके स्नान करेगा, लेकिन पर्सनल स्नानागार मतलब पर्सनल घर के लिए होता है। लेकिन प्रमुख स्नानागार भी मतलब बड़ा बड़ा जगह जो सरकारी प्रॉपर्टी होता है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, उसी तरह से तो आपको एयरपोर्ट हो गया, ये सब हो गया आपको सार्वजनिक स्थल। उसी तरह से मोहनजोदड़ो में जो एक सार्वजनिक स्नानागार होता था, मतलब इसमें सब आदमी आके नहाएगा, अपना जो है नित्य क्रिया करेगा। यहाँ के विशाल दुर्ग 54.86 गुना 333 मीटर में स्थित विशाल स्नान, आपको याद रखिए। अगर ये याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो डायरेक्ट कैसे याद करेंगे आप, कि यहाँ के विशाल दुर्ग जो है, विशाल दुर्ग में स्थित एक विशाल स्नानागार था। विशाल दुर्ग मतलब क्या होता है, बता ना, बड़ा बड़ा से किला जो चारों तरफ से घेरा हुआ रहता, उसमें एक विशाल स्नानागार था, ठीक है। यह इसका जो है यह 39 फुट लंबा था, ये याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा याद करने वाला। 39 फुट लंबा था और 23 फुट जो है क्या था, ये चौड़ा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्नानागार का जो लंबाई और चौड़ाई कितना था। लंबाई हो गया आपको 34 फुट, सॉरी चौड़ाई हो गया आपको, चौड़ाई कितना है, 39 फीट हो गया आपको लंबाई, ठीक है, और 23 फीट हो गया आपको चौड़ाई, एवं 8 फुट जो है गहरा भी था, ये 8 फुट गहरा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा है तो इसमें बहुत ज्यादा आदमी एक बार में स्नान कर सकता है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां भी बनाई गई थी। आप सोच सकते हैं कि स्नानागार में उतरने के लिए भी सीढ़ियां था, वो भी क्या चीज का होगा, पत्थर का भी होगा, तो उसमें डूबने का चांस ही नहीं है। अगर जितना पानी में आपको आता है उतना पानी में आप नहा सकते हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। जो स्नानागार का जो फर्श था, सबसे निचला जो जगह बोलते हैं ना, वो पक्की ईंट से बना हुआ था, मतलब उसमें कचरा भी नहीं होगा, पानी पूरा साफ होगा। जब पक्की ईंट से बना तो आपको पता है कि पानी पूरा साफ ही होगा। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठान मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा जो पूजा पाठ का जो काम होता है उसी को अनुष्ठान बोलते हैं। अनुष्ठान स्नान हेतु होता होगा, मतलब ये एक अनुमान लगाया जा रहा है पुरातत्व के द्वारा, ये जो स्नानगार बना, इतना बड़ा जो स्नानगार था ना, तो ये किस लिए इसका यूज होता था। तो बड़ा बड़ा जब कभी भी पूजा ये सब रखा गया होगा, अनुष्ठान का कोई भी कार्य चलता होगा ना, तो उसमें जो है ये स्नानागार जो है काम में आता होगा, ठीक है। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। मान लीजिए कि स्नानागार में स्नान कर लिया, कुछ लेडीज भी होगी, कुछ जेंट्स भी होगा, तो अपना कपड़ा चेंज करेगा, तो उसके लिए क्या हुआ था, उसके स्नानागार के चारों ओर जो है, चारों साइड जो है बड़ा बड़ा कमरा था और बरामदा भी था, ठीक है। अगर चाहे लोग तो वहां पर अपना आराम भी कर सकता था, ठीक है। स्नानागार से जल की निकास की भी व्यवस्था थी। अब देखिए वहां पर ऐसा लगता है कि हर रोज पानी चेंज भी होता होगा, सोच सकते हैं। उस जमाने में भी स्नान, जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल होता है, उस जमाने में स्नानागार था। यहाँ पर बोला है क्या कि एक जो है स्नानागार से पानी भी निकालने का पर्याप्त व्यवस्था किया गया था, मतलब आज जिस पानी में हम नहा लिए कल वो पानी में नहीं, फिर उसको निकालने का कोई तरीका होगा, फिर उसमें नया मतलब ताजा पानी आने का भी व्यवस्था हुआ होगा, मतलब सेम टू सेम समझ लीजिए आज का स्विमिंग पूल की तरह। वस्तुतः यह स्नानागार तात्कालिक उन्नत तकनीक का परिचायक है, मतलब रियल में जो है इस तरह का टेक्निक पुराने जमाने में होना बहुत आश्चर्य का बात है, ठीक है। उसके बाद मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है, ठीक है। इसको जो है कौन, इसको मार्शल महोदय जब खुदाई किया था तो इसका जब स्नानागार मिला है तो वो आश्चर्य रह गया कि पुराने जमाने में भी इतना सोच और इतना डेवलप मतलब चीज का जो निर्माण लोग कर चुके थे, ठीक है, जो कि अभी भी इतना चीज सीखने के बाद अभी भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया था इसे, कि विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया था। क्या चीज को, स्नानागार, ठीक है। इतना बात आपको इसमें याद रख लेना है। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा अन्नगार। अच्छा, आपको पता होगा कि
हड़प्पा सभ्यता में अन्नगार के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा हो गया ये, मतलब 45 मीटर मान के चलिए, अगर डायरेक्ट पॉइंट में याद नहीं होता तो 45 मीटर आप याद कर लीजिए। 45 मीटर लंबा एवं 22 मीटर जो है 22.86 मीटर चौड़ा एक स्नानागार मिला है। अब इतना बड़ा स्नानागार है, क्यों रखा गया होगा? मान लीजिए कभी कभी बाढ़ आ जाता होगा, कभी कभी कुछ आपदा आ जाता होगा, तो एक मतलब क्या होता है, अन्न को रखने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, इसलिए अन्नगार बनाया गया था। अब देखिए पुराने ज़माने में 1921 मतलब 1921 में इसकी खुदाई हुई थी, तो उस ज़माने में जो किस तरह का अन्नगार बनाया गया था, तो आप अगर इसका अगर डिटेल पढ़ते तो आपको आश्चर्य होगा। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए, मतलब 12 जो अन्नगार खोजा गया था, बड़ा बड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा। ये 2 कतारों में 6-6 के लाइन में था, मतलब 6 एक साइड होगा और 6 एक साइड होगा, 12 खोजा गया था। ठीक है, 12 अन्नगार खोजा गया। ये धान्य कोठर ईंटों के चबूतरों पर था, मतलब पहले नीचे में क्या दिया हुआ था, ईंट दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद उस पर बनाया गया था अन्नगार। आप सोच सकते हैं क्या व्यवस्था था कि अगर कभी पानी भी लगे तो नीचे से खराब नहीं होगा वो। ठीक है, इतना ऊंचाई पर उसको बनाया गया था। उसके बाद बोला गया एवं प्रत्येक का आकार देख लीजिए, 15.2 मीटर गुना, ये हो गया आपको लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया, इतना मीटर लंबाई चौड़ाई में ये बनाया गया था। एक का ये जो बताया गया है माप, ये एक का है। ठीक है, अन्नगार में हवा जाने की भी व्यवस्था थी। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा अनाज है जिसको रख दिए उसमें हवा नहीं गया तो वो खराब हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में भी सोचा गया ये सब बात। अन्नगार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। मतलब कि अगर अन्न को रखा गया तो इस सिस्टम से हवा भरेगा, मतलब हवा जाएगा, सिर्फ उसमें से हवा ही जा सकता है, पानी नहीं जाएगा। आप सोच सकते हैं किस हिसाब से उसमें मतलब सिस्टम सेट किया होगा, किस हिसाब से दिमाग लगाया होगा। और उसमें अन्न भी भरना है, ऐसा नहीं कि उसको खोल के, किस हिसाब से उसको सेट मतलब किया होगा कि उसको क्या बोलते हैं, आक्रमण से भी बचाना है, उसके बाद हिंसक जानवर से भी बचाना है, उसके बाद आपको बाढ़ से भी बचाना है, पानी से भी बचाना है, मतलब कुछ भी जो भी गलत हो सब चीज़, हर एक चीज़ से बचा के अन्न को सुरक्षित रखना है। तो समझ सकते हैं कि उस जमाने में इतना दिमाग ला के वो सब काम कर रहा था। ठीक है, ये था आपको अन्नगार के बारे में। आगे आते हैं हम लोग, एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में कुछ विशेष जो बात है वो बताने के लिए सवाल है, डायरेक्ट सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में कुछ विशेषता को बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी, मतलब जो परंपरा से जो परिवार चला आ रहा है, ठीक है, वही जो है समाज का मतलब समाज का होता था। जैसे मान लीजिए एक ही परिवार में कभी कभी 5 फैमिली भी होता है, एक ही परिवार में 20 फैमिली भी होता है। तो ये जो परंपरागत मतलब जिस तरीके से सब फैमिली में मिल के आ रहा था उसी को एक समाज माना गया। मान अभी के टाइम में क्या होता है, एक परिवार मिल के समाज होता है। पहले क्या था, पूरा परिवार ही पूरा समाज होता था पहले। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर पूरा परिवार में 5 आदमी है तो एक उसका मुखिया है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर पूरा समाज को लेकर चलते हैं 50 आदमी, तो 50 आदमी का एक ही मुखिया होता था। ठीक है, इस तरह से मतलब समाज को ही परिवार को ही समाज मान लीजिए। उस जमाने में उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था, मतलब पूरा सुखी था जीवन, कोई ज़्यादा झेल तो था नहीं कि रोज कमाने जाना है, रोज आना, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से नॉर्मल मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली शायद चल रही होगी कि एक वस्तु का जरूरत अगर हमको है तो हमको उस वस्तु को लेना है, आपको जिस वस्तु का जरूरत है आपको देना, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली से सब काम हो रहा था। उत्खनन मतलब क्या होता है, जो भी अंदर से खोद के निकाला जाता है। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नाड़ी मूर्तियां की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मृत्यु सत्तात्मक था, मतलब मातृसत्तात्मक था। मतलब क्या होता है, उसमें लेडीज को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जैसे अभी जो हम लोग का फैमिली में जो हेड कौन होता है, पुरुष होता है, लेकिन ये जो है खुदाई करके जब निकाला गया तो बहुत सारी नाड़ी की मूर्तियां प्राप्त हुई। इससे मतलब बहुत संख्या में नाड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज के लोग रहते थे वो जो है स्त्री को जो है ऊपर रखता था, मतलब स्त्री ही मेन होता था फैमिली का। जैसे अभी हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। अभी क्या है, जो भी हेड हमारे पिताजी होते हैं, पुरुष वर्ग के कोई भी चीज हेड होते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो था मातृसत्ता, मतलब माता, मतलब जो भी स्त्री बोलेगी फैमिली वही डिसीजन मान लेगा। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता, मतलब कि एक तरह से सभ्य समाज का, इसका कहने का मतलब है कि मातृसत्तात्मक अगर व्यवस्था थी तो समाज में सभ्य तरीके से सब कुछ चल रहा था। ठीक है ना, किसी भी मतलब नारी पर अत्याचार नहीं होता था। ठीक है, हो सकता है पुरुष पर होता होगा लेकिन नारी पर नहीं होता था। नारी अपने हिसाब से अपने तरीके से जी सकती है।
अच्छा, हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, ये भी पूछा जाता है। ये हड़प्पा समाज का जो सामाजिक जीवन है उसका मुख्य विशेषता क्या है, उसके बारे में प्रकाश डालिए ऐसे, या उसके बारे में वर्णन की, जैसा भी पूछा जाता है। तो 1 नंबर में लेके चलते हैं। पहला नंबर में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, आपको विशेषता आ गया इसी से कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो समाज में निवास करते थे, वो शाकाहारी भी भोजन करते थे। शाकाहारी मतलब जो भी है, फल फूल हो गया आपको, उसके बाद अनाज हो गया, और मांसाहारी भी। मांसाहारी तो पहले से ही करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उस जमाने में उसको जो है फल फूल ये सबसे थोड़ा डर भी लगता था, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेकिन जानवर है तो उससे मांस आराम से मिल जाता होगा। उसके बाद 2 नंबर में है कि खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से संकेत मिलते हैं कि लोग सिला हुआ कपड़ा पहनता था। तो सुई से हमको क्या लगेगा, सुई अगर है तो सुई का यूज क्यों होगा, मतलब कोई भी चीज़ को सिलने के लिए, तो इससे ये अनुमान लगा ले अगर सुई मिला है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग जो है क्या चीज़ होगा, सिला हुआ कपड़ा पहनता होगा। केश विन्यास प्रचलित था, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। मतलब केश विन्यास मतलब क्या है कि बाल का पूरा फैशन था उस जमाने में। लेडी लोग भी बड़ा बड़ा जूड़ा बांधती थी, उसके बाद पुरुष में लंबे लंबे बाल रखे जाते थे, बड़ा बड़ा दाढ़ी होता था, तो मतलब फैशन होगा तभी रखा जाता है। तो ये बाल, इससे क्या बताता है कि बाल का जो फैशन है बहुत अच्छा चला। कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में। उसके बाद आते हैं 4 नंबर में, इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। आभूषण मतलब कोई भी जो क्या बोलते हैं, हाथ का, पैर का, गला का, नाक का, ये सब का पहनने का पूरा शौकीन था। विविध प्रकार के आभूषण, कंठहार हो गया, कंठ में पहनने वाला होता है बड़ा सा। उसके बाद कर्णमूल हो गया, कर्णमूल होता है कान में पहनने वाला। उसके बाद हंसुली हो गया, भंजबद्ध हो गया, कड़ा हो गया, अंगूठी, करधनी आदि पहने जाते थे। मतलब ये सब आपको जब ये बात पता चल गया कि लोग यहाँ आभूषण पहनने का शौकीन है, तो समझ लीजिए कि हर एक चीज़ पहनने मतलब पहनते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमको श्रृंगार के बाद जानते हैं। देख लीजिए, पुराने जमाने से ही श्रृंगार चले आ रहा है। ठीक है, ये भी कभी रुका नहीं है। और आपको जब पता है कि मातृसत्तात्मक है तो सब कुछ करने का छूट है, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, सब कुछ आगे बढ़ा है। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा कालीन शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, देख लीजिए उस जमाने में 1922 के जमाने में काजल लगाती थी। उसके बाद पाउडर, देख लीजिए पाउडर, ये अभी का मॉडर्न जमाना नहीं है, पुराने जमाने 1922-21 में जो पाउडर लगाया जाता था, काजल लगाया जाता था, सोच सकते हैं, जो कि अभी भी प्रचलन में है। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा वासी शौकीन थे। मतलब श्रृंगार प्रसाधन हो गया ना, पूरा कॉस्मेटिक का पूरा व्यवस्था था उसके पास। ठीक है, मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर आदि से भी परिचित थी। शीशे, कंघी, तांबा के दर्पण का प्रयोग होता था। देख लीजिए, शीशा का मतलब पूरा एकदम फैशन के बाद तैयार होगा, देखा भी जाएगा किस तरह से मेकअप हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंघे का भी, उस जमाने में कंघी का प्रयोग होता था, सोच सकते हैं। उसके बाद आपको तांबा का दर्पण, मतलब शीशा जो होता तांबा का होता था, शीशा लगा उसके बैक में जो होता कवर वो तांबा का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद चूनहोदरों से लिपस्टिक के, आप सोच सकते हैं कि पुराने जमाने में, हड़प्पा सभ्यता के जमाने में 1921 ईस्वी में चूनहोदरो एक ऐसा जगह था जहाँ से लिपस्टिक का भी अवशेष मिला है, अस्तित्व में है। कि उस समय में जो लेडीज हुआ करती थी, जेंट्स तो नहीं लगाता होगा, तो हम पूरा गारंटी के साथ बोल सकते हैं, जेंट्स का गारंटी हम लेते हैं, लेकिन लेडीज का 100% गारंटी है कि वो लोग लगाती थी लिपस्टिक। ठीक है, मतलब इसका संकेत मिला है, मतलब लिपस्टिक लगाती ही होगी। तो ये समझ लीजिए, इससे मेन सबसे जो फोकस करने वाला चीज़ है यही है लिपस्टिक, कि उस समय में भी लिपस्टिक था। ठीक है, तो आप ये भी अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ जो सबसे ऊपर में आप डाल दीजिएगा। हो सकता है कमी अगर चेक करने वाला का अगर वो मातृसत्तात्मक इस तरह से चल रहा है तो आपको नंबर भी अच्छा दे देगा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपको सामाजिक जीवन, आपको इसको अच्छा से क्या कर लेना है, काम कर ही लेना है, याद ही कर लेना है। ठीक है, और इसमें आपको ये चीज़ भूलना नहीं, इसको अपना हेडलाइन में रखना है। आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, धार्मिक जीवन किस तरह के से था, क्या उसका धर्म में क्या विश्वास था, किस तरह से वो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में भी किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य व स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। मतलब कोई भी जो लिख के जो है धर्म के बारे में कोई बता के नहीं गया है। कोई होता है ना कि मान लीजिए अभिलेख मिला है या कुछ ऐसा पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है इस तरह का लोग धर्म में विश्वास करते थे, ऐसा धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या किया, उत्खनित किया गया, उत्खनन के आधार जो अवशेष मिला है उसी पर एक अनुमान लगा के इतिहास को लिखा गया है कि धार्मिक जीवन वो लोग का किस तरह का वो देखते हैं। यहाँ उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। इनके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर बोले ना कि कोई भी पुस्तक में या कोई भी अभिलेख में लिखा हुआ नहीं कि वे किस तरह का धर्म को पालन करते थे। ठीक है, तो एक तरह से उत्खनन में जो भी वस्तु प्राप्त हुआ उससे हम लोग जानेंगे कि धार्मिक जीवन ये लोग किस तरह से व्यतीत किया। सबसे पहला है
कि हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह से आपको मिस्र की सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का अवशेष मिला है, इससे ये पता चलता है कि हिंदू लोग यहाँ पर क्या करते होंगे, पूजा अर्चना करते होंगे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में ये चीज़ का अवशेष नहीं मिला है कि वहाँ उस समय मंदिर हुआ करता था, ठीक है। और न ही ऐसा कोई भवन मिला है जिससे कि मंदिर की संज्ञा भी दी जाए। एक होता है कि भवन के मतलब मंदिर के आकार का कोई भवन भी होगा तो उससे पता चलेगा ना यहाँ पर मंदिर है, लेकिन मतलब उस समय में हो सकता है कि मतलब उसका हड़प्पा सभ्यता में कुछ अलग डिजाइन का मंदिर हो जिसमें वो पूजा करता तो। लेकिन अभी जो हम लोग मंदिर मान रहे हैं वो मंदिर नहीं है, तो ये जो खोजा गया है उसके हिसाब से तो वो जो है उसमें पूजा करता था या रहता था, ये तो अनुमान नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए इस तरह का है कोई गुंबद तो उसको लगा के चलेगा कि ये मंदिर है। अब मान लीजिए कोई इस तरह का बना के उसमें पूजा करे, वर्तमान के हिसाब से अगर सोचेंगे तो इसमें नहीं लगा सकते अनुमान कि ये जो मंदिर ही होगा। हो सकता है रहने वाला स्थान भी होगा, भवन भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का आकार का है तो मंदिर मान सकते थे हम लोग। तो ये कभी भी हम लोग ये 100% नहीं कह सकते हैं कि वो मंदिर का साक्ष्य मिला है तो ऐसा ही होगा। तो वहाँ मंदिर का कोई साक्षी नहीं मिला या कोई भवन मंदिर के आकार का था ही नहीं, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिला ही नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियां को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी की मूर्तियां बनाते हैं। मतलब क्या कि मातृदेवी मतलब हो गया कि अधिक से अधिक जो मतलब क्या बोलते हैं स्त्री की मूर्तियां मिली है, मतलब स्त्री का ही पूजा किया जाता था, ठीक है। उस समय जो कोई अलग से देवी देवता नहीं हुआ करता था। मतलब हो सकता है कि कोई भी किसी भी समाज में कोई स्त्री अच्छा काम कर गई होगी, उसी का प्रतिमा बना के उसी का मूर्ति बना के उसी का पूजा कर रहा होगा। बहुत समाज में अभी भी ऐसा होता है कि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष बहुत अच्छा काम कर गया, ठीक है, तो उस समाज में उसी का प्रतिमा को बनाया जाता है। वो भगवान का या कोई भी अल्लाह का या भी कोई सिख धर्म का, कोई भी ईसाई, वो भी किसी भी अपना धर्म का गॉड को नहीं मानेगा। वो क्या करेगा, जो समाज के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा सिद्ध हुआ है या कुछ समाज के लिए किया है उसी का प्रतिमा बनाया जाता है और उसी का पूजा करता है। तो हो सकता है कि स्त्री जो है बहुत अच्छा काम कर रही होगी तो इसलिए स्त्री का ही मूर्ति बना दिया और उसी का पूजा कर रहा होगा। बाद में हो सकता है उसको देवी का रूप दे दिया होगा, संबंध में या सब जगह दे दिया होगा, उसका पूजा स्टार्ट हो गया होगा। उसके बाद है इनमें अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी। हाँ, तो ये चीज से ये अनुमान है कि स्त्री, मातृ मतलब क्या हो गया, स्त्री देवी की पूजा किया जाता था, ठीक है ना। क्या कि उस समय जब हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था तो अधिक पूजा किसका होगा, मातृ का होगा, इसलिए यह दिया गया है। मातृदेवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जाना जाती है। देख लीजिए ये सब जो नाम आया है, दुर्गा जी या काली या चंडी या गौरी जो भी है, वो आपको मातृ मतलब स्त्री से रिलेटेड ही है। इसलिए आगे चल के जो ये स्त्री जो है ये मतलब भगवान का रूप ले लिया, देवी का रूप ले लिया और इसी का पूजा होने लगा। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया था। एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं मूर्ति था जिसके गर्भ से मतलब पेट से जो है क्या होता है एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया था, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि धरती देवी की ये क्या होगी, धरती देवी की एक देवी होगी जिसका पूजा मतलब लोग करते थे। तो ये अनुमान लगाया गया हो सकता है कि धरती से निकला हुआ कोई मूर्ति है उसी का पूजा करना, ठीक है। उसके अनंतर यह संभव है कि हड़प्पावासी धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब इस तरह से अनुमान लगाया गया ये जो धरती का उपजाऊ मतलब यहाँ पर है, धरती अगर उपजाऊ है तो यहाँ पर किसका पूजा किया जाए, धरती से जो निकला हुआ, जो गर्भ से निकला जो मूर्ति उसी की पूजा किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका धार्मिक जीवन था। इससे कोई भी ये बात नहीं सिद्ध होता है यहाँ मंदिर था या मस्जिद था या कोई भी अलग धर्म के जाति के लोग रहते थे। इससे ये संभव हमको अभी तक मतलब मालूम नहीं कर सके, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का क्वेश्चन में आता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। ये जो है डिस्ट्रॉय कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो विनाश कैसे हुआ, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था, जो पतन हुआ था, कोई भी अभी तक जो है अभी के डेट में वर्तमान समय तक में अभी तक कोई भी इसका फिक्स डेट नहीं किया गया। मतलब फिक्स डेट नहीं, फिक्स कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि एक ही आधार पर ये बता सके कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसी कारण से हुआ। कोई भी जो बड़ा पुरावेद्ता है, पुरावेद मतलब जो भी उत्खनन करता है, आज तक ये पूरा 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सका कि इसी कारण से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसका अलग अलग कारण अलग अलग सभी वैज्ञानिक जो दिए हैं। समय समय पर देखते हैं क्या सब हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया, ठीक है। पतन कब हुआ था, 1800 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, इसका पतन मतलब विनाश हो गया, खत्म हो गया ये। परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। मैंने कहा पहले कि अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता कोई फिक्स कारण नहीं है
कि एक ही कारण से ये सभ्यता खत्म हो गई, इसका कोई भी 100% प्रूफ या कोई भी प्रमाण अभी तक इसका नहीं मिला है कि एक ही कारण ऐसा हुआ था जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा कोई कारण नहीं मिला है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और इसे हरा दिया, जिस कारण से इस सभ्यता को बाद में सांस्कृतिक में क्या बोला है, इसको हरा दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। अच्छा, मान लेते हैं कि आर्य लोग इस पर आक्रमण किया होगा, ठीक है, तो ये तो तय नहीं कि अगर आक्रमण किया भी होगा तो सभी को मार दिया होगा, 5, 10 या 150 भी नहीं बचा होगा। कभी कभी आक्रमण कहीं भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ लोग बचते हैं, अगल बगल का कुछ ना कुछ बचता है। ऐसा नहीं है कि 100% जो भी आदमी अगर 5000 है तो 5000 मर ही जाएगा, कोई किसी न किसी जगह जाके छिप जाएगा, वो बच ही जाएगा, अपना सभ्यता को बचा ही लेगा। तो ये जो दिया गया है कि बाहरी आक्रमण के कारण जो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया, विनाश हो गया, इसका 100% ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो 100% इसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद कुछ क्या किया, दूसरी तरफ से दूसरा जो अनुमान लगाया क्या गया था, दूसरी तरफ से बहुत से पुराविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं। मतलब प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधित हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विरवितनी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलना भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या कहा गया कि आपको एक तरह से भूकंप आया होगा या सुनामी आया होगा, जिस कारण से पूरा सभ्यता ही विनाश में खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं होता, कभी मान लीजिए किसी जगह भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बच ही जाता है, पूरा का पूरा नहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। उसमें भी कुछ ना कुछ जो है आपको शेष के रूप में बचे, 10, 50, 100 बचे, लेकिन अपना सभ्यता को वो बचा ही रहता है, ठीक है। तो ये भी जो 100% फिक्स नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही ऐसा हुआ है। मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा ठंडी था, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा, जिस कारण से वो सभ्यता मतलब खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं हो। मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हम एरिया में रहते हैं और अचानक से अगर ठंडी पड़ेगा भी तो उसको उस एरिया को हम तुरंत छोड़ देंगे, या जो नहीं छोड़ेगा वो मर जाएगा, लेकिन जो छोड़ दिया वो तो बच जाएगा। तो इसका जो ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये सभ्यता का विनाश हो गया, ये भी 100% जो है सही और सटीक प्रूफ जो है नहीं लगता, ठीक है। तो पहला प्रूफ क्या बताया गया, बाहरी आक्रमण, ये भी नहीं हुआ। दूसरा प्रूफ क्या बताया गया कि आपको जलवायु परिवर्तन के कारण जो भूकंप आया होगा, बाढ़ ये सब आया होगा, जिस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, इसका पतन हो गया पूरा, ये भी सही नहीं है। आगे देखते हैं, एक प्राकृतिक कारण ये हो गया, और ये बोलता है एक और बताया कि अधिक वर्षा आने के कारण ऐसा हुआ। मतलब भारी वर्षा आया होगा, जिस कारण से पूरा सभ्यता जो विनाश के कगार में आ गया, सपेट में आ गया और सब खत्म हो गया, ठीक है। ये भी सटीक नहीं होगा। भारी वर्षा भी होगी तो आपको पता है कि उस जमाने के लोग बहुत हिम्मत रखते थे, बहुत साहसी हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर भारी वर्षा भी होगी उसको भी झेल सकता है, लेकिन इसी कारण से अगर इसका सभ्यता का नाश हुआ तो ये बात करना सरासरी क्या है, सही नहीं होगा। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियाँ द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ क्या लिखा हुआ कि खाद्य उत्पादन क्षेत्र में बाढ़ आ गई। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण जो है क्या होता है, माना गया। अच्छा, इसका कारण ये है कि मान लीजिए कि अभी इस रास्ते से पानी गुजर रहा है, ठीक है, और बगल में खेती हो रही है, तो वो अपना रास्ता पानी का बदल लिया होगा, पानी का रास्ता दूसरे जगह चले गया, जिस कारण से बगल में जो खेती हो रहा था, खेती नहीं हो सका, जिस कारण से अन्न वहाँ उपजा नहीं सका और उसका जो है विनाश हो गया। ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर रास्ता अगर बदल दिया होगा तो कुछ आदमी यहाँ से छोड़ के दूसरा जगह फिर अपना डेरा बसाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा उसका जो सभ्यता ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी सटीक जो है अगर पूछा जाए, बताया जाए, तो ये भी सटीक आंसर इसका नहीं हुआ कि ये जो है नदी का मार्ग बदलने से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया पूरा, ये भी सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं और थोड़ा सा इसका पतन के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार प्रयुक्त कारणों से मिलकर हड़प्पा सभ्यता का नगर का विनाश किया गया। इस तारम तत्व में भी बीबी लाल एक क्या था, पुरावेद था, जो भी पुरातत्व खोज करता है। बीबी लाल का यह कथन काफी उपयुक्त प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के कारण फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा नगरीकरण का अंत हो गया। तो ये जो है सभी जो अपना अपना तथ्य दिया, उसमें से एक नाम है बीबी लाल का।
बीबी राय क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन, ये 2-3 चीज को मतलब मिला के बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण या प्रदूषित वातावरण के कारण, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण आ गया होगा वातावरण में, या व्यापार में आई भारी गिरावट के कारण व्यापार में व्यापार कर रहा होगा, हो सकता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा उत्पादित करता होगा और मार्केट में उसका वैल्यू कम हो गया होगा, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ के लोग सभी एक बार मतलब छोड़ के दूसरी जगह चले गए, इस सभ्यता का नाश कर दिया और फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का जो समृद्धि था, जो भी मतलब समृद्ध था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो सिंधु घाटी का जो जगह था उसको सबको छोड़ के वहाँ से अपना अपना दूसरा जगह को क्या किया, स्थापित कर लिया, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, नगर का अंत हो गया और इस कारण से पूरा सभ्यता ही समाप्त हो गया। मतलब उस जगह को सब छोड़ दिया तो मतलब उस सभ्यता का अंत ही हो गया। ठीक है, उसका कोई अब रहने वाला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है, तो उस सभ्यता का अंत माना गया। ठीक है, तो इसको आप अगर देख लेते तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण, इसको भी आपको देख ही लेना है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछा जाता है, अभी 2-3 साल से रिपीट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है कि विश्व के 7 आश्चर्य जो है कौन कौन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद ही रख लेना विश्व के 7 आश्चर्य, ऐसे भी आपको याद ही रखना है, ऐसे भी याद, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो आपको सबसे पहला हम अपना भारत में देखते हैं, ताजमहल जो है ये बहुत फेमस है, आपको पता है पूरा भारत में। दूसरा है चीन में क्या है, चीन की महान दीवार, बहुत बड़ा दीवार था, क्यों बनाया गया था ये जो आक्रमणों से बचने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अभी तो बहुत कमजोर हो गया, शायद टूट भी गया है बहुत ज़्यादा, इसका बहुत सारा भाग ढह भी गया, टूट भी गया। तो 2 नंबर में क्या हो गया, चीन की दीवार, तो सबसे पहले भारत लिए, उसका पड़ोसी देश हो गया चीन। उसके बाद क्या है, ब्राजील में जो है क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति, एक बहुत बड़ा मूर्ति है। ठीक है, ब्राजील में है। तीसरा में ये आता है विश्व का 7वां अजूबा में। चौथा में माचू पिचू कुजको क्षेत्र जो कि पेरू में है, चौथा में ये आता है विश्व के आश्चर्यजनक क्षेत्र में। 5वां में है कोलोसियम जो कि इटली में पड़ता है, 5वां में ये आता है। 6ठा में है पेट्रा जो कि जॉर्डन देश में पड़ता है। आपको 7वां में है चिचेन इट्जा, ये आपको मैक्सिको में पड़ता है। तो आपको ये 7 याद रख लेना है, बहुत बार पूछा इधर 2-3 साल से, 2022, 2023, 2024 के सब साल में ये बात पूछा गया, बहुत बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है अगर पूछ भी ले तो आपको ये 7 नाम याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के 7 आश्चर्य। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम्पी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना। ठीक है, हमारा इससे भी डायरेक्ट सवाल आता है कि हम्पी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताएं। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या सब है। यहाँ पर दिन दिया होगा, मंगलवार 23 जनवरी 1565 को तालीकोट अथवा बनहट्टी के युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर राज्य को परास्त कर दिया। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया, कब, ये जो है डेट याद रखना आपको, अगर याद रख लेते तो बहुत अच्छा बात है। मंगलवार 23 जनवरी 1565 को तालीकोट एवं बनहट्टी के युद्ध में बहमनी साम्राज्य ने किसको परास्त कर दिया, विजयनगर राज्य को परास्त कर, मतलब हरा का अपने अधीन कर लिया। विजयनगर जिसकी समृद्धि एवं वैभव का गुणगान प्राय सभी विदेशी यात्रियों ने किया है। आपको पता होगा विजयनगर बहुत ही भव्य था, बहुत ही समृद्ध था अपने आप में। ठीक है, इसका जो गुणगान जो है हर एक चीज में, सुंदरता से लेकर इसका जो स्थापत्य कला से लेकर इसका जो क्या भव्य तरीके से जो बनाया गया है, और इसमें इसकी जो समृद्धि है, जो क्या बोलते हैं इसका, रुपया पैसा जो भी चीज़ है, दान में भी बहुत मिलता था इसको, ये सब चीज का जो गुणगान जो है ना, विदेशी यात्रा मतलब यात्री भी कहा करते थे, बहुत अच्छा है सब कुछ। वह विजयनगर साम्राज्य पूरी बर्बाद, वह जो बुरी क्या बोला, पूरी तरह से कौन बर्बाद कर दिया इसको, बहमनी साम्राज्य ने बर्बाद कर दिया। सोमवार 22 जनवरी 1565 का समृद्ध विजयनगर देख लीजिए, एक दिन में बर्बाद हुआ है। सोमवार, डेट याद रखना आपको, सोमवार 22 जनवरी 1565, और ये डेट याद कर लीजिए एक बार, मंगलवार 23 जनवरी 1565, एक दिन का डिफरेंस है। उतना बड़ा साम्राज्य विजयनगर एक दिन में बर्बाद हो गया, सब चीज़ को बर्बाद कर दिया, मंदिर से लेकर उसका जो समृद्धि था, वो उसका जो स्थापत्य कला था, बड़ा बड़ा जो इमारत बना हुआ था, भव्य इमारत बना हुआ था। ठीक है, वो और आश्चर्य क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्यचकित करने वाला इमारत सब था। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया था कि अभी का जो वास्तु का कार्य सब है वो सोच के भी नहीं बना सकेगा। ठीक है, अगर उसको वो सब डिजाइन दे दिया जाए तो उस सब को बर्बाद कर दिया। दिन देख लीजिए, सोमवार 22 जनवरी 1565 को वो अपने जगह पर है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और एक दिन के बाद मंगलवार 23 जनवरी 1565 को वो बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद अगर आप सोमवार 22 जनवरी 1565 को जाते हैं तो आपको विजयनगर साम्राज्य पूरा मिलता है, एकदम सब कुछ देख सकते हैं। अगर एक दिन के बाद जाते हैं, 23 कब है, मंगलवार 23 जनवरी 1565 को जाते हैं, तो आपको अगर पिछले दिन अगर आप देखें तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये विजयनगर साम्राज्य है, इस तरह से उसको बर्बाद किया गया था। ठीक है,
तो क्या बोला गया है, सोमवार 22 जनवरी 1565 का समृद्ध विजयनगर, बुधवार 24 जनवरी मतलब क्या कि मंगलवार तक, 23 और 22 तक, ठीक है, ठीक है। 24 तारीख बुधवार को, जैसे सोम हो गया आपको, सोम को पूरा एकदम ठीक है, मंगलवार को भी ठीक है, ये मंगलवार को आक्रमण कर दिया गया था उस पर, ठीक है। मतलब 22 जनवरी, सोमवार को 22 जनवरी 1565 को, ठीक है। 23 जनवरी से आक्रमण हुआ और 24 जनवरी को बर्बाद हो गया। मतलब एक ही 2 दिन लगा बर्बाद करने में, 2 दिन का समय, 23 से 24 जनवरी। तो क्या बोलोगे आप, बुधवार 24 जनवरी 1565 को तबाह कर दिया गया था। आपको 22 जनवरी को पूरा समृद्ध था, ठीक है, लेकिन 23 जनवरी को, 23 और 24 ये 2 तारीख था ऐसा जो कि विजयनगर साम्राज्य के लिए काला दिन रहा होगा, ठीक है ना, 23 और 24, इसको डेट भी याद रखना आपको। ए फॉरगेटन एम्पायर, लेखक, इसके ये बुक का नाम है, ठीक है ना, ए फॉरगेटन एम्पायर के लेखक सिवेल ने सत्य ही लिखा है, एक किताब है, किताब का नाम है ये फॉरगेटन एम्पायर, ठीक है। उस बुक में लिखा हुआ है कि विश्व के इतिहास में किसी भी समय में एक बड़े और समृद्ध नगर की इतनी भयानक और शीघ्र तबाही कभी नहीं हुई है। वो अपने बुक में लिखा हुआ है कि इतना बड़ा साम्राज्य, ठीक है, और इतना समृद्ध साम्राज्य को आज तक मैंने इतना बड़ा कोई भी चीज़ को देखा है, किसी भी बुक को लिखा है, लेकिन जितना तेजी में, जितना शीघ्र में इसका बर्बादी हुआ, आज तक किसी का भी बर्बादी हम नहीं देखे, ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य का बर्बादी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन ही लगा इसको बर्बाद करने में। तो इसलिए अपने बुक में ये लिखा है, वो स्पष्ट लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है कि विश्व के इतिहास में किसी भी समय में इतने बड़े और इतने समृद्ध नगर की इतनी भयानक और शीघ्र बर्बादी कभी नहीं हुई जितने की विजयनगर की हुई है। एक दिन पूर्व, मतलब एक दिन पहले, इस नगर के लोग परिश्रमी, धनी, समृद्ध थे, जहां हर तरफ खुशहाली थी, परंतु दूसरे दिन ही उस पर कब्जा कर लिया गया, उसे लूटा गया और खाक में मिला दिया गया। एक दिन पहले अगर देखते हैं सभी अपना जिंदगी जी रहा, एक दिन के बाद देखते हैं सब कुछ बर्बाद, ठीक है। भयंकर खून खराबा हुआ और आतंक का जो दृश्य दिखाई पड़ा उसका वर्णन संभव नहीं है। मतलब बहुत ही बेतरीके से, बोलते हैं ना मर्मम हत्या, उस तरह से हत्या किया गया था, ठीक है। 1 मिनट, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मतलब एक दिन में क्या हुआ, ये बर्बाद हो गया। उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी तक विजयनगर का पूर्णतः विनाश हो गया था। कृष्णा तुंगभद्रा, ये जो आपको नदी का नाम है, कृष्णा तुंगभद्रा, रायचूर द्वाब के लोगों ने इस स्थान को हम्पी नाम दिया। जो विजयनगर साम्राज्य था जो कि बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, हम्पी नाम दिया गया। ऐसे माना जाता है कि यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हम्पी नाम का आविर्भाव मतलब शुरुआत हुआ, मतलब एक तरह से उसका उत्पन्न हुआ नाम, ठीक है। एक नाम क्या उत्पन्न हुआ, एक मातृ देवी, मतलब एक स्त्री की मूर्ति जिसका नाम था पंपा देवी, ठीक है, नाम क्या था, पंपा देवी, उसी के नाम से हम्पी नाम पड़ गया इस जगह का। कौन सा नगर, विजयनगर का जो भी बर्बाद, जो भी क्या किया, ध्वस्त कर दिया इस जगह को, उसका नाम क्या पड़ा, हम्पी नगर पड़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक पंपा देवी का एक मातृ देवी मूर्ति था उसी के नाम से, ठीक है। इस प्रकार हम्पी इस प्रकार जो हम्पी विजयनगर का ही नाम हो गया, ठीक है। पहले क्या नाम था, विजयनगर, बाद में क्या नाम इसका पड़ गया, हम्पी इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो हम्पी के बारे में इतना जानकारी अगर आप रखते हैं तो बहुत बेस्ट है, आपको आराम से अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद अभी रहने देते हैं, ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम आ गया है। इतना वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आपका प्रीवियस ईयर सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है इतना पढ़ने से। उसके बाद आगे जो हम हो सकेगा तो कल जो है पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक शास्त्र का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, आगे वीडियो के लिए आप इंतजार करें। ओके, थैंक यू।